नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी यात्रा पर कांग्रेस और क्या सधेगा प्रदेश। जी हां, राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से पहले एक और यात्रा पर निकल रहे हैं। उन्होंने इस यात्रा का नाम अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा रखा है और यात्रा मणिपुर से शुरू होगी और मध्य प्रदेश की 7 लोकसभा सीटों से गुजरेगी। इसके पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, लेकिन यात्रा का असर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में नहीं दिखा। हालांकि इस यात्रा पर सियासत भी गर्मा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि कांग्रेस 7 सीटों पर यात्रा निकालकर 28 सीटों को कैसे साधेगी। क्या राहुल की यात्रा एमपी में बीजेपी के लिए किसी तरह की चुनौती खड़ी कर पाएगी? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। यात्रा का शोर, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का आखिरी जोर। लोकसभा चुनाव से पहले फिर राहुल गांधी यात्रा पर निकलेंगे। उनकी यात्रा का नाम इस बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा रखा गया है। ये यात्रा मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल और मालवा के 9 जिलों से होकर गुजरेगी और 7 दिन राहुल गांधी मध्य प्रदेश में रहेंगे। जाहिर है कि राहुल गांधी की इस यात्रा के जरिए कांग्रेस मध्य प्रदेश में एक माहौल बनाने की कोशिश करेगी ताकि उसे आने वाले चुनाव में इसका फायदा मिले। लेकिन 24 के चुनाव में इस यात्रा का असर दिखेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा भी प्रदेश से निकली थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इस यात्रा का फायदा नहीं मिला। हालांकि कांग्रेस इस यात्रा को चुनाव से जोड़कर नहीं देख रही। मैं उन असंतुष्ट मित्रों से सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा कि वो इतना भर बता दें कि उन्हें भारत जोड़ो और न्याय जैसे महत्वपूर्ण शब्द पर जो इस देश में विलोपित हो रहे हैं उससे आपत्ति क्या है। पहले भी यात्रा निकली थी, अब फिर निकल रही है और वो फिर उन हमारे असंतुष्ट मित्रों के दर्द को और बढ़ाएगी जिसको लेकर वे चिंतित हैं। जनवरी को मणिपुर से मुंबई तक निकाली जा रही ये यात्रा मुरैना से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। वही कांग्रेस की इस यात्रा पर बीजेपी भी नजर बनाए हुए है। बीजेपी तंज कस रही है और पूछ रही है कि कांग्रेस किसको न्याय दिलाने निकली है। बीजेपी तो ये भी आरोप लगा चुकी है कि अन्याय करने वाले अब न्याय यात्रा निकालकर ढोंग रच रहे हैं। देखिए, कांग्रेस नाम बदल के जो पाप छुपाने का अभियान प्रारंभ कर चुकी है वो देश की जनता ने विफल कर दिया है। घमंडिया गठबंधन किस तरह से धूल चाटता दिख रहा है, तो ये बताता है कि भारत जोड़ो यात्रा को न्याय यात्रा में बदलने से न जनता में प्रासंगिकता होगी न कार्यकर्ताओं में। बाकी कांग्रेस को तो 75 सालों तक विभिन्न सरकारों के द्वारा किए गए अन्याय के लिए माफी यात्रा निकालनी चाहिए। जो गरीबों को छला गया, जो आदिवासियों को छला गया, जो अनुसूचित जाति को छला, महिलाओं को छला, युवाओं को छला, इन सभी अन्यायों के लिए कांग्रेस क्षमा यात्रा निकाले तो शायद इस देश की जनता के सामने। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मालवा निमाड़ से निकली थी। इस यात्रा में भी इंदौर, बुरहानपुर और खंडवा समेत 6 जिले कवर किए गए थे। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो मालवा निमाड़ में ही कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। लिहाजा अब कांग्रेस 7 लोकसभा सीटों पर यात्रा निकालकर क्या 28 सीटों के समीकरण को साध लेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और पहले ही जैसे हमने पिछली बार यात्रा देखी थी राहुल गांधी की भारत जोड़ो, और अब न्याय यात्रा पर है। मध्य प्रदेश में मुरैना से प्रवेश करेगी, 7 लोकसभा सीटों को वो कवर करेगी। तो क्या लग रहा है कि 24 का जो सीन अभी बनता दिख रहा है उसमें राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में कोई छाप छोड़ पाएगी? देखिए, मोटे तौर पर निश्चित रूप से थोड़ी बहुत छाप तो इस यात्रा की छूटेगी। व्यक्ति कोई भी कर्म करता है तो उसका परिणाम अवश्य आता है। कोई भी कर्म जो है बिना फल के पूरा होता नहीं।
यात्रा अगर वो निकाल रहे हैं तो इसका निश्चित रूप से कुछ ना कुछ परिणाम तो आएगा। अब वो क्या परिणाम आता है ये दिखेगा भविष्य में। अगर हम पिछली यात्रा की भी बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि राजीव गांधी की जो पिछली यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, जो मध्य प्रदेश में राहुल निकली गांधी थी, की, जी हाँ सॉरी, राहुल गांधी जी की जो पिछली यात्रा निकली थी मध्य प्रदेश भर में, उसका लाभ कांग्रेस को इतना हुआ कि अब फायदा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनका वोट प्रतिशत गिरने से बचा। जो 18 में उनको वोट प्रतिशत मिला था, लगभग वो वोट प्रतिशत, उनका वोट प्रतिशत गिरने से बचा। इस समय कांग्रेस के पास सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो अपना पिछला समर्थन किस प्रकार बचा के रखते हैं। ये तो विधानसभा की बात हुई। अब अगर हम लोकसभा में देखें तो कांग्रेस के पास खोने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। लोकसभा में उनकी केवल एक सीट है, 29 में से 28 भाजपा के पास है। ऐसी स्थिति में अगर वो केवल एक आध सीट ही और जीत लेते हैं तो उनकी उपलब्धि होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से इस समय माहौल बन रहा है, मोदी जी का कुछ भी हो, मोदी जी का चेहरा है, मोदी जी की गारंटी है, उनकी लोकप्रियता है, और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जागृति जो स्थापित की है, राम मंदिर का राज्य प्राण प्रतिष्ठा है 22 जनवरी को, तो इन सब चीजों को लेकर के जो पिछली बार उनको वोट मिला था, उस वोट को बचा के रख पाना भी उनकी बड़ी चुनौती है। तो इस यात्रा से ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, नाम कुछ भी दे दें उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, वो 7 लोकसभा क्षेत्रों में से जो निकलेगी तो मैं समझता हूं उससे वातावरण तो पूरे मध्य प्रदेश में बनेगा। तो उसमें अगर वो वोट प्रतिशत भी अपना बचा पाए तो मैं समझता हूं ये कांग्रेस की उपलब्धि होगी और उनका उद्देश्य लगभग यही होगा। जी, लेकिन एक संकट और नहीं है कि क्योंकि वोट प्रतिशत में भी भले उनका 40% मिला हो, इंटेक्ट रहा हो वोट, लेकिन बीजेपी को 48% वोट मिला। और दूसरी बात है कि अगर 14 और 19 के नतीजे हम देखें विधानसभा और लोकसभा के कमोबेश, तो वो लोकसभा में बीजेपी को 5 से 7% की एक्स्ट्रा बाउंस बढ़त मिलती है। ये हमने कई सारी सीटों पे देखा है कि जो 3.5 4 लाख वोटों से चुनाव जीते हैं, बल्कि गुना जैसी सीट भी लगभग 1 लाख के अंतर से कांग्रेस हार गई थी, सिंधिया। तो ये आपको लग रहा है कि अगर वो इंटेक्ट कर पाएंगे तब भी जो 8% वोट शेयर का अंतर है उसको कैसे पाटेंगे? हाँ, निश्चित रूप से ये उनके पास बड़ी चुनौती है। लेकिन मनोज जी, ये जो भाजपा का वोट बढ़ा है पिछली बार की तुलना में, लगभग 7.5% वोट जो बढ़ा है उनका, इसमें कांग्रेस के जो शेयर है वो बहुत कम आया है। भाजपा ने जो लिया है, जो आदर्श पार्टियां होती थी, बहुजन समाज है, आम आदमी पार्टी है, सापा है, कुछ निर्दलियों का, वो उस वोट को अपनी तरफ बहुत आकर्षित किया हुआ है। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं वो अपना वोट बचाने में तो कामयाब रही है। तो मैं समझता हूं इसमें कोई शक नहीं, मुझे अभी आज की तारीख में भाजपा को कोई नुकसान होगा इसकी मुझे संभावना कम दिख रही है। भाजपा बाय द वे, अगर भाजपा को कांग्रेस के वोट का लाभ ना भी मिले तो भाजपा जो बाजार में बिखरा हुआ वोट है उसको इकट्ठा कर सकती है, कम से कम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में। तो बाकी अन्य प्रदेशों में जो भी, तो मुझे लग रहा है कि ये चीज कांग्रेस के रणनीतिकार भी अच्छी तरीके से जानते होंगे। इसलिए आपने अगर देखा होगा इस यात्रा में उन्होंने पूर्वोत्तर में जितना समय दिया है या दक्षिण भारत में जितना समय दिया है उससे थोड़ा सा 19 समय दिया है उन्होंने हिंदी भाषी क्षेत्रों में। तो वो इस बात को अच्छी तरीके से समझते होंगे कि कहां उनको अतिरिक्त गेन करना है और कहां केवल अपनी सुरक्षा करनी है, इस बात को वो समझते होंगे। जी, तो ब्रजेश जी समझते होंगे, लेकिन एक और चीज़ समझने वाली लायक है कि जिस समय वो यात्रा शुरू करेंगे 14 जनवरी को और 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला विराजेंगे, उसके बाद जो एक ज्वार उमड़ रहा भावनाओं का, जो शर्मा जी ने भी कहा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो बात की है, और अभी से जो तस्वीरें निकल के आ रही हैं, जो माहौल निकल के आ रहा है कि प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है कि भैया आपने 500 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए, 22 के बाद दर्शन करने जाइए। तो उस दौरान ये जो टाइमिंग रहेगी कि जब ये पूरा माहौल पीक पर रहेगा, बीजेपी ने अपने जो बीजेपी शासित राज्य उसमें पूरी तैयारी रखी है कि राम भक्तों को ले जाया जाएगा, स्वागत उनका करा जाएगा, उनको दर्शन कराएंगे, उनको ठहराएंगे। तो ये यात्रा कोई एक ऐसा ज्वार पैदा करने में सक्षम नजर आएगी जो पिछली बार हमने दक्षिण भारत में थोड़ा सा देखा था कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद उसका क्रेडिट तेलंगाना, कर्नाटक का इस यात्रा को दिया गया था। देखिए मनोज जी, टाइमिंग का ही सबसे बड़ा वो है। पिछली बार जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा निकली थी उससे माहौल बना था, एक तरह से कांग्रेस के फेवर में माहौल बना था। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता निराश थे उनमें एक तरह से जोश भरा था। कांग्रेस पूरी एक जो हम कह रहे थे एक सदमे में थी या वेंटिलेटर पे थी, उसमें कहीं ना कहीं जान आई थी, इसमें तो दो राय नहीं है। जो शर्मा जी ने कहा मैं उससे भी इत्तेफाक रखता हूँ कि हाँ सच था उसमें। लेकिन जो आपने कहा
सही बात यही है कि ये वाली जो यात्रा है, मुझे नहीं लगता है कि वो उतनी छाप छोड़ पाएगी। उससे सबसे बड़ी वजह ये है कि आज की तारीख में आप देख लीजिए, पूरा देश धीरे धीरे राममय होता जा रहा है। हर युवा, हर महिला, हर परिवार जिस तरह से राम नाम की धुन चल रही है ना, ये धुन धीरे धीरे लोगों को भक्ति के मूड में ले जाएगी। और जिस समय ये पीक पर होगा तब आप यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस बार ये यात्रा जरूर फीकी साबित हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं ये अंदाजा नहीं लगाया होगा कि इस तरह से राम में हो जाएगा पूरा देश। और जिस तरह से बीजेपी माहौल बना रही है, जिस तरह से वहां जाने की लोगों को यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिस तरह से लोगों में जोश देख रहे हैं हम, मुझे लगता है ये टाइमिंग थोड़ी गड़बड़ होगी। वैसे भी यात्रा पिछली बार जो असरकारक रही हो, लेकिन मध्य प्रदेश में उसका कोई खास असर नहीं रहा। मनोज जी, भारत जोड़ो यात्रा जिन जिन क्षेत्रों से निकली, आप देख लीजिए विधानसभा चुनाव के परिणाम वहां की क्या विपरीत स्थिति में। बुरहानपुर से लेके आप मालवा जहां से वो निकले थे, केवल सुसनेर कांग्रेस जीती, उज्जैन की कुछ सीटें और इंदौर पूरी 9 की 9 सीटें हार गई। बुरहानपुर जहां से वो इंटर हुए थे, नंदू भैया के बेटे ने बगावत की, इसके बाद भी अर्चना चिटनीस वहां चुनाव जीत गई और जहां से व्यवस्थापक बने हुए थे उनको जो लड़ाई थी। तो आप देखिए कि जब मध्य प्रदेश में उस समय जब ऐसा लग रहा था कि पूरे देश में माहौल बना रही है भारत जोड़ो यात्रा, मध्य प्रदेश में भी कुछ असरकारक होगी, तब उसने असर नहीं करा। और इसके बाद जब हम देख रहे हैं कि जब राममय होने वाले हैं, कि अयोध्या में इतना भव्य आयोजन होने वाला है, वहां पे किस तरह से लोग जाने के लिए आतुर हैं, अभी से जा रहे हैं लोग, तो आप देखिए उस समय यदि यात्रा शुरू होगी तो मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में उतनी असरकारक होगी। ये यात्रा इसके बाद में निकलती या पहले निकलती तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत असर होता। अब जब एक तरफ हम देखेंगे कि राम में लोग हो गए हैं, राम की धुन में सवार हैं, राम के लिए तैयार हैं और अयोध्या जा रहे हैं, दूसरी तरफ ये यात्रा सिर्फ कांग्रेसियों के ही सीमित रह जाएगी। और उनमें से जो कांग्रेस भी जाना चाहते होंगे, मुझे लगता है कि सिर्फ कार्यकर्ताओं की यात्रा रह जाएगी, जनता में उसका कोई मैसेज नहीं जा पाएगा। जी, तो शर्मा जी, एक और समझने वाली चीज़ है कि नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस ये यात्रा शुरू कर रही है। जो त्रिपुरा आखिरी गढ़ था नॉर्थ ईस्ट में कम्युनिस्टों का, वो भी ढह चुका है। कांग्रेस का वहाँ कोई अस्तित्व ज़्यादा बचा नहीं है। फिर जिन यात्राओं का उन्होंने चयन किया, कि पश्चिम बंगाल की बात कर लें, विधानसभा चुनाव की स्थिति सबको पता, लोकसभा की स्थिति, और इंडिया गठबंधन को भी उन्होंने न्योता दिया कि वो भी इस यात्रा में शामिल हो। वो बिहार भी जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के असर, लोकसभा में भी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का अगर छोड़ भी दिया जाए, फिर वो महाराष्ट्र भी जा रहे हैं जहाँ उनकी अभी तक गठबंधन सरकार थी। तो आपको लग रहा है कि ये एक बार्गेनिंग पावर बढ़ाने का भी प्रयास है कांग्रेस का, कि हिंदी पट्टी में तो एक के मुकाबले एक का मुकाबला है उनका, कि अगर हिमाचल बात कर लें, उत्तराखंड बात कर लें, दिल्ली बात कर लें, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात भी उसको जोड़ सकते हैं, आम आदमी के थोड़ा प्रभाव को छोड़ दें, कि बाकी जगह वो बार्गेनिंग पावर दिखाना चाहते हैं। तो क्या जो सहयोगी दल है वो अपने राज्यों में इस यात्रा को सफल होने देंगे? और जब अगर शुरुआत में मोमेंटम खराब हो गया तो बाकी वो बरकरार रहेगा क्या? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि ये यात्रा बार्गेनिंग के दृष्टि से ही है। और जिन लोगों ने भी ये तारीख तय की है, मैं समझता हूं कई बार अगर पिछले दिनों से आप कांग्रेस की रणनीति या उनका जो मुद्दे उछालना देखेंगे तो उसमें राजनीति कम और कूटनीति उसमें ज्यादा दिखती है, रणनीति उसमें, बल्कि रणनीति उसमें ज्यादा दिखती है। एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैं आपके प्रश्न पर आता हूं। जैसे उन्होंने अपने गठबंधन है, तो गठबंधन के लिए पहले उन्होंने इंडिया शब्द चुना ताकि ये मैसेज जा सके, लोग भ्रमित हो सके कि इंडिया गठबंधन। और उसके बाद उन्होंने AINDIA के अलग अलग शब्द ढूंढे और इस प्रकार से उसको शॉर्ट नाम उन्होंने इंडिया गठबंधन दिया मोटे तौर पर। अब वो हर मीडिया के उस पर कहते हैं कि आप इंडिया गठबंधन कहिए। तो कुल मिलाकर के कई बार तो जो मीडिया के मित्र हैं वो भी इंडिया गठबंधन या इंडी गठबंधन कहते हैं, जबकि ये मिले जुले शब्द कहने की आदत ही नहीं है। NDA कहा जाता है या UPA कहा जाता है, तो लेकिन उन्होंने इंडिया पर जोर दे रहे, ये रणनीति है। अब दूसरी रणनीति उनकी तारीख, बीजेपी उसको इंडी कहती है और प्रधानमंत्री ने घमंडिया नाम दे दिया है। हाँ, घमंडिया, तो अब वो घमंडिया चल पड़ा। ये उनकी भी रणनीति है कि उन्होंने इंडिया का मुकाबला घमंडिया से किया। अब तारीख का चयन देखिए, ये तारीखों का चयन करके एक प्रकार से आप जो आपने भी कहा कि राममय वातावरण पूरे भारत का हो रहा है, मीडिया में राम छाए हुए हैं, तो उसमें कांग्रेस को भी थोड़ा बहुत स्थान इस यात्रा के वजह से मिलेगा। ये ठीक है कि फ्रंट पेज पर अगर 4 कॉलम राम जी को मिला तो उसमें से सिंगल कॉलम इस यात्रा को मिलेगा, लेकिन अब मीडिया इस यात्रा को नजरअंदाज नहीं कर सकता। मीडिया में प्रतिदिन इस यात्रा की खबर भी होती। अगर ये यात्रा ना होती, ये तारीखें ना होती, तो मान करके चलिए कि
10 तारीख से लेकर के कम से कम 1 महीने तक, 15 दिन तक तो किसी दूसरे नेता को, राजनीतिक दल को महत्व नहीं मिलता। पूरी की पूरी वो राम अभिषेक का जो अयोध्या का मामला है वो हावी रहता है। तो इस प्रकार से उन्होंने मीडिया से स्थान छीनने की एक उनकी रणनीति। दूसरी रणनीति ये है कि इस यात्रा में जो दूसरे लोग हैं, जो एनडीए से अलग वाले हैं, जैसे बिहार को हम देख लें, बंगाल को हम देख लें, तमिलनाडु को हम देखें, कर्नाटक को हम देखें, कर्नाटक तो खैर उन्हीं की सरकार है। तो ये जो उनके अन्य राज्य हैं, उन राज्यों में जो गठबंधन में शामिल नहीं होंगे उनके, तब भी वो इस यात्रा का बहुत विरोध नहीं करेंगे और यात्रा कहीं ना कहीं, और उनके राज्यों में मीडिया में इस यात्रा को अच्छा स्थान मिलेगा, ये मुझे लग रहा है। तो ये बार्गेनिंग भी है और बहुत संभव है कि जो लोग आज थोड़ा सा टेढ़े आड़े हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए ममता जी हैं या अखिलेश हैं या और भी जो लोग एकदम हैं, बहुत संभव है उनमें से एक आध दल नरम रुख अपना करके इस इंडी गठबंधन में शामिल हो जाए। तो बार्गेनिंग कैपेसिटी, पावर भी, रणनीति भी है इसमें जी। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि सीटों का स्पेस ज़्यादा जरूरी है बनिस्बत इसके कि मीडिया का स्पेस? क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा उन्होंने कई एंकरों का बहिष्कार रखा है। पिछली बार भी जो मेन स्ट्रीम का मीडिया था, राहुल गांधी ने उनको कोई इंटरव्यू नहीं दिया था। जो फेसबुक या जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर थे उनके साथ उन्होंने चर्चा की थी। अपने एक पैरेलल उन्होंने उसको रिलीज करवाया था, उसको लाइव दिखाने का प्रबंध किया था। और वो स्थिति अब नहीं बनेगी। और ममता बनर्जी कभी चाहेंगे नहीं कि पश्चिम बंगाल में उनकी यात्रा को बहुत स्पेस मिले, क्योंकि वो तो कह रहे हैं हम तो आपको 2 सीट देंगे अगर वो भी विचार करेंगे। लेकिन अधीर रंजन तो उसके भी खिलाफ हैं। ये स्थिति उत्तर प्रदेश में अखिलेश कह रहे हैं कि हम तो रायबरेली भी आपके लिए छोड़ देंगे, ये बड़ी बात है, नहीं तो कैंडिडेट उतार देंगे। जी शर्मा जी। कुछ ना कुछ जब स्थिति बनेगी, फाइनल पर जब आएंगे तो सीटें उनको छोड़नी पड़ेंगी जी। सीटें बढ़ेंगी इसमें। जैसे अब अगर 2 सीट बंगाल में कह रहे हैं तो बहुत संभव है कि वो 3 और 4 पर आ जाए, या मान लीजिए 2 सीट अभी अखिलेश कह रहे हैं तो बहुत संभव है वो 3 और 4 पर आ जाए। अगर गठबंधन बना तो मान करके चलिए इस यात्रा के बाद इन दलों को 1-1, 2-2 सीट बढ़ाना पड़ेगी जी। लेकिन उसके बदले में जैसे मान लीजिए सापा, अखिलेश मध्य प्रदेश में उनसे 1 आध सीट मांगेंगे, तो मैं समझता हूं ये स्थिति कुछ ना कुछ, या आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में, गुजरात में उनसे सीट मांगेंगी। तो ये स्थिति इस यात्रा के बाद फरवरी के फर्स्ट वीक में आप अगर देखेंगे तो ये काफी चीजें क्लियर होंगी जी। लेकिन आम आदमी का जिक्र किया आपने, वो तो तब होगा जब वो पंजाब में कांग्रेस के लिए सीट छोड़े, क्योंकि कांग्रेस भी 13 की 13 सीट लड़ने को तैयार है। लेकिन ब्रजेश जी, एक और चीज़ है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें कि अगर विधानसभा के नतीजे देखें, पिछले विधानसभा 2018 में हमने देखा था ग्वालियर, चंबल से लेकर तमाम जगह कांग्रेस को अच्छी खासी बढ़त मिली थी। लेकिन कुछ महीने बाद, लगभग इसी दौरान जो चुनाव हुए थे 2019 में, तो नतीजे बिल्कुल उलट थे। चाहे वो भिंड की बात कर रहे हैं, मुरैना की बात कर लें, ग्वालियर की बात कर रहे हैं, गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र की बात कर लें, टीकमगढ़ की बात कर लें, या मालवा की सीटों पर आ जाए, बीजेपी को बम्पर सीट मिली थी। इस बार तो बीजेपी की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। वोट के प्रतिशत से कांग्रेस खुश हो सकती है कि ठीक है कि उसको ग्वालियर में, भिंड में, मुरैना में लीड मिली है, टीकमगढ़ में उसके आसपास है, या कुछ और खरगोन की बात कर लें, वहाँ उनको बढ़त दिख रही है। लेकिन क्या उनके पास ऐसे कैंडिडेट हैं या जीतू पटवारी में उतनी कैपेबल है कि उस यात्रा के मोमेंटम को तब तक कायम रख पाएँ? क्योंकि विधानसभा के पहले भी हमने देखा था अच्छी खासी भीड़ थी, जन समूह दिखता था, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ था। जैसा कि एक बार अटल जी ने अपनी पीड़ा जाहिर की थी कि लोग मुझे सुनने तो आते हो बहुत लोग, लेकिन वोट देने नहीं आते हो। देखिए मनोज जी, परिस्थितियाँ अलग होती हैं, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा। हमने पैटर्न देखा है। यदि आज मौजूदा 2023 के परिणाम पर हम जिक्र करें तो कांग्रेस खुश हो सकती है कि वो 5 लोकसभा सीटों में उसको बढ़त मिल रही है, 5 लोकसभा सीटों में वो टक्कर देने की स्थिति में है। तो इस हिसाब से वो सोच सकती है कि हम 10 सीटों पर कम से कम फायदे में रहेंगे या उनमें से 5 हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो उनके पास 1 ही सीट है। बिल्कुल। लेकिन ये जो हम पैटर्न देख रहे हैं, किसी भी चुनाव का एक सा पैटर्न नहीं रहता है। हमने देखा 2018 के बाद 2019 में चुनाव होते हैं तो किस तरह से पैटर्न बदल जाता है। खासतौर से 14 और 19 में जिस प्रकार से प्रेसिडेंशियल फॉर्म में चुनाव हुआ, 24 में वैसा होता दिख रहा है। अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए ठीक रहता है कि यदि दमोह उपचुनाव वो जीत जाते हैं तो दमोह फार्मूला ले आते हैं ताकि हम कार्यकर्ताओं में जोश भर सकें। यदि वो नगर निगम में जीत जाते हैं, वो ग्वालियर जीत जाते हैं, मुरैना जीत जाते हैं, तो वो कह सकते हैं इतने सालों के बाद जीते। लेकिन बाद में हम विधानसभा चुनाव देखते हैं तो उसके परिणाम अलग आते हैं। तो ये मुझे लगता है कि वो आपको वो मेहनत करना पड़ेगी कि यदि लोकसभा चुनाव के हिसाब से, पिछली बार के हिसाब से आप आकलन करेंगे तो चेहरा वही है आपके पास।
क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार विधानसभा चुनाव में उनका फेस आगे करके बीजेपी मैदान में उतरी थी। आप देखिए किस तरह से सफलता मिली। अब वही फेस उनके लिए जब वो वोट मांगेंगे तो जो जनता उनकी मुरीद है वो ज्यादा बम्पर वोटिंग देगी उनको। तो क्या कांग्रेस वहां पे जो पैटर्न है विधानसभा का वो बरकरार रखने का कोई जतन करती दिख रही है क्या? तो वो बूथ मैनेजमेंट करने की कोशिश और कर रही है। नेशनल लेवल पे मोदी के सामने चेहरा कौन होगा, ये एक बड़ा इफेक्ट, ये भी इफेक्ट है मनोज जी। और जनता बड़ी समझदार है, लोकतंत्र धीरे धीरे इतना परिपक्व हो गया है कि उनको पता है कि देश में किसको चाहिए, मध्य प्रदेश में या राज्यों में किसको चाहिए, तो वो बदलते रहते हैं। नगर निगम में किसको चाहिए, तो नगर निगम की चुनाव की बात इसलिए भी अलग है कि मनोज जी नगर निगम में हम देखते हैं कि व्यक्तिगत आधार पर चुनाव हो जाता है कि यदि पार्षद मोहल्ले में सक्रिय है, वो लोगों के सुख दुख में भागीदार है, वो समाज सेवा कर रहा है, तो उस आधार पर लोग वोट कर देते हैं, पार्टी लाइन से हटकर लोग वोट दे देते हैं। विधानसभा चुनाव में हम देखते हैं व्यक्तिगत भी कुछ हिस्सा होता है कि यदि कैंडिडेट अच्छा है तो पार्टी के आधार के साथ साथ कैंडिडेट को उसका जाति का वोट, उसका वोट। लेकिन लोकसभा चुनाव में देखिए आप एक तरह से बिल्कुल पैटर्न चेंज हो जाता है। लोकसभा चुनाव में नेता को देखा जाता है, पार्टी को देखा जाता है, जिस तरह से हम पहले भी देखते रहे। चाहे कांग्रेस का दौर रहा हो, लोकप्रिय नेता रही है इंदिरा गांधी, उनके नाम पर वोट पड़ते रहो, राजीव गांधी के नाम पर, अटल जी के नाम पर, और अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लगातार सुशील चंद्र वर्मा जैसे प्रशासनिक अधिकारी 4 बार लोकसभा का चुनाव भोपाल से जीत आप ये सोच लीजिए कि पिछली बार ऐसे लोग जीत गए हैं। क्या किसी ने कल्पना की थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लगातार सक्रिय रहते हैं अपने क्षेत्र में, उनको एक व्यक्ति हरा देगा जिसकी पहचान ही नहीं पूरे लोकसभा क्षेत्र में नहीं होगी? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। वीडी शर्मा खजुराहो जाके 3.5 लाख वोट से जीत जाते हैं। तो ये जो बम्पर जीत भोपाल में 4.5 लाख आप देखिए, जो सांसद इतने मार्जिन से जीते हैं उनको विधानसभा में आपने टिकट दिया, उनमें से कई हार गए। तो ये अलग परिस्थितियां होती है। वहां पे नेता को देखा जाता है, देश में किसकी सरकार बनाने चाहते हैं, तो जनता बड़ी समझदार हो गई है। वो फिर वहां पे सांसद को नहीं देखती, क्योंकि सांसद का सीधा वास्ता भी नहीं पड़ता ना जनता से, उसका विधायक से पड़ता है ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा वास्ता पड़ता है उसका पार्षद से, महापौर से। यदि हम ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएंगे तो सरपंच से पड़ेगा, उसका जनपद अध्यक्ष से नहीं पड़ेगा। तो अलग परिस्थितियां, उस अनुसार जनता भी जानती है कि किसको कहां चुनना है, कौन उसके लिए मुफीद है। बिल्कुल। तो ये लग रहा है कि शर्मा जी कुछ खास असर दिखेगा या थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, थोड़ा इंतजार तो कर लेते हैं, लेकिन परिणाम पर असर दिखेगा इसकी संभावना कम है। लेकिन इस यात्रा से उनका कार्यकर्ता सक्रिय होगा, जैसा ब्रजेश जी ने कहा, कार्यकर्ता सक्रिय होगा, और कहीं ना कहीं जो वोटों में गिरावट की ज्यादा आशंका है उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। वृद्धि कितनी होगी ये आज नहीं कह सकते, लेकिन गिरावट में थोड़ी सी कमी आएगी जी, निश्चित तौर पर। लेकिन वोट बैंक का भी अपना गणित होता है, क्योंकि हम जब सुनते हैं कि बीजेपी 2 सीटों पर सिमट गई थी 84 में, लेकिन तब भी हमने देखा था कि वोट शेयर में वो बीजेपी के कांग्रेस के बाद नंबर 2 पे थी 8-9% पे, लेकिन सीटों के हिसाब से देखें तो उससे मीलों पीछे थी। तो अगर कांग्रेस अपना वोट बैंक इंटैक्ट भी रखती है तब भी सीट कहाँ से लाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल अब समय की इजाज़त नहीं है, चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो निश्चित तौर पर यात्रा पर फिर एक बार राहुल गांधी निकले हैं, लेकिन ये यात्रा मध्य प्रदेश में कितना इम्पैक्ट छोड़ पाएगी, और क्या कांग्रेस के पास वो संगठन है जो इस यात्रा के मोमेंटम को आगे ले जा सके? क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था और उसके पहले के चुनाव में भी ये पैटर्न हम देख चुके हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि केवल क्या वोट परसेंट इंटैक्ट रखने के लिए यात्रा निकाली जा रही है, या वाकई में हिंदी पट्टी में कांग्रेस गंभीरता से अपनी सीटों पर बढ़ाने के लिए इस यात्रा को ऑर्गेनाइज कर रही है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।